गुलफाम से मिलने के बाद में लकी फिर से अपने घर आ गया था। राधिका ने जब उसे देखा तो खुशी के मारे पागल हो गई। उसने लकी के आने की खुशी में पहले से खाना बनाकर रख लिया था और फिर उसके साथ में मजाक करने लगी। आखिर में राधिका ने कहा कि उसे अपना घर खरीदने का बड़ा मन कर रहा था। लकी को उसकी बात ठीक लग रही थी। इधर प्रधान ने प्रफुल्ल की गिरफ्तारी की खबर अग्रवाल परिवार के सभी लोगों के सामने रख दी। यह सुनते ही सब लोगों के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा प्रफुल्ल ऐसा कैसे कर सकता है? प्रफुल्ल की मां ने कहा और अपने पति की तरफ देखने लगी। उसके पति को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रफुल्ल ऐसा कुछ कर सकता था। देखिए, रिपोर्ट तो प्रफुल्ल के नाम से ही लिखाई गई है और एक नहीं बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। लगभग हर रिपोर्ट में लड़कियों ने यही लिखवाया है कि प्रफुल्ल ने उसके साथ में जबरदस्ती की है और कुछ मामलों में तो बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी। प्रधान ने अपनी तरफ से मामले को साफ करते हुए कहा। शिवराज ने एक पल के लिए प्रफुल्ल की मां को देखा और फिर अपनी नजर नीचे कर ली। दशरथ और अभिलाषा को भी इस बात का बुरा लग रहा था कि उनके घर के बच्चे बाहर जाकर इस तरह की हरकत कर रहे थे। आपने इस चीज की खबर मीडिया को तो नहीं दी? शिवराज ने प्रधान की तरफ देखते हुए पूछा। जी नहीं, हमने तो नहीं बताया, लेकिन हमें डर है कि हम इस बात को ज्यादा देर तक दबा कर नहीं रख पाएंगे। एक बार गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद इन चीजों की खबर मीडिया को बहुत जल्दी लग जाएगी। हम अपनी तरफ से बात दबाने की पूरी कोशिश करेंगे और मामले को जल्द से जल्द निपटाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर उन लड़कियों ने आकर मीडिया में कुछ कह दिया तो बात संभालना भारी हो जाएगा। नहीं, मेरे बेटे के बारे में कहीं कोई खबर नहीं छपनी चाहिए। पापा पापा आप किसी मिनिस्टर को फोन लगाइए ना, वो सभी लड़कियां झूठ बोल रही हैं। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को जेल मत जाने दीजिए पापा। इतने में प्रफुल्ल की मां ने बीच में आते हुए कहा, किसी मंत्री से बात करने का कोई फायदा नहीं है। हमें यहाँ पर मंत्री जी नहीं भेजा है और आपके जितने दोस्त हैं ना, उतने ना चाहने वाले भी हैं। ऐसे में अगर आपने कहीं फोन घुमाया और बात कहीं और चली गई तो मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। हम भी उन्हें अरेस्ट करने के लिए सुबह इसलिए आए हैं ताकि किसी को भी इस बारे में भनक न लगे। बाकी जब तक मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं तब तक कोशिश करूंगा कि आपके बेटे को कुछ न होने दूं, लेकिन अगर इल्जाम साबित हो गया तो फिर मैं भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रधान ने कहा। अब जब उसने इतनी बात कह दी थी तो फिर ना तो शिवराज के पास कहने के लिए कुछ बचा था और ना ही किसी और के पास। सब बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इतने में शिवराज ने गहरी सांस ली और कहा, प्रफुल्ल को बुला कर लाओ। नहीं, उसकी मां ने फिर से कहा। लेकिन इतने में काशीनाथ प्रफुल्ल के बंगले की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए। इधर प्रफुल्ल आराम से अपने कमरे में सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद उसके कमरे पर दस्तक होनी शुरू हुई। प्रफुल्ल की नींद खुल गई और वो चिड़चिड़ा सा होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। इसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैंने मना किया था ना, मुझे 10 बजे से पहले कोई नहीं उठाएगा, तो फिर दरवाजा क्यों बजा रहे हो? मैं हूं काशीनाथ, दरवाजा खोलो। उधर से आवाज आई। अब की बार प्रफुल्ल अपने बिस्तर पर सकपका कर बैठ गया। सुबह के इस वक्त उसने काशीनाथ के दरवाजे पर आने की उम्मीद नहीं की थी। प्रफुल्ल ने अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोलते हुए बोला, क्या बात है, दादाजी की तबीयत तो ठीक है? हाँ, तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करने आई है। सब लोग हॉल में बैठे हैं, चलो जल्दी। काशीनाथ ने प्रफुल्ल से बिना नजर मिलाए हुए कहा, लेकिन उसके ये शब्द प्रफुल्ल के कानों में किसी बम की तरह गिरे थे। उधर जब प्रफुल्ल की गिरफ्तारी होने वाली थी तब इधर लकी अभी भी सड़क पर खड़ा उन दोनों लोगों की तरफ देख रहा था जो उसे विला बेचने आए थे और उसके बाद उससे लिफलेट ले रहे थे। लकी को उनकी इस हरकत पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसके लिए यह बहुत आम सी बात थी। लकी को वैसे भी उनके यहाँ घर खरीदने की कोई इच्छा कर नहीं रही थी, इसलिए लकी ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पास में ही बनी कॉफी शॉप की तरफ बढ़ने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये आदमी घर नहीं खरीद सकता। इसकी शक्ल पर ही ये बात लिखी हुई है। पता नहीं तुम इसे कैसे नहीं पढ़ पाए। उस मैनेजर ने फिर से राजेश को ताना मारते हुए कहा। राजेश ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। वाकई में उसका मैनेजर सही तो कह रहा था। किसी आदमी के पास पैसे है या नहीं, अगर तुम्हें इस चीज का पता लगाना हो ना, बस उसके जूते देख लो। आदमी के जूते से ही उसकी औकात का अंदाजा लग जाता है। तुम्हें पता भी है उस आदमी ने अपने पैरों में क्या पहना हुआ था? राजेश को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसका ध्यान लकी के पैरों की तरफ तो गया ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात पर उसका ध्यान क्यों नहीं गया। उधर लकी ने भी कॉफी शॉप में जाकर अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर ली थी। उसने अपनी कॉफी खरीदी और उसे आराम से बैठकर पीने लगा। उसे बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। गुरी उसे लेने के लिए यहीं आने वाला था, इसलिए लकी अंदर ही बैठकर इंतजार कर रहा था। इतने में राजेश को ना जाने क्या सूझा और वो भी कॉफी शॉप में चला गया। उसने मैनेजर को यह बहाना दिया कि वो वहां जाकर कुछ और लोगों को लिफलेट देकर आएगा, लेकिन जैसे उसने लकी को देखा तो सबसे पहले उसके पास गया और उससे कहा, मुझे माफ कर देना सर, वो मेरे मैनेजर थे। मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी बात पर गुस्सा नहीं आया होगा।
गुस्सा? मुझे क्यों गुस्सा आएगा भला? नहीं, वो बस उन्हें आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। चाहे आदमी के पास पैसे हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें सबसे कम से कम तमीज से बात करनी चाहिए ना। हर आदमी की इज्जत होती है, और अगर कोई उसकी इज्जत पर चोट करे तो उसे कैसा लगता होगा ये मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। भले ही आदमी का स्टेटस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बनाने वाले ने तो हमने एक जैसा ही बनाया है ना। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में लकी को किसी तरह का दोगलापन नजर नहीं आ रहा था। वो जो भी कह रहा था अपने दिल से कह रहा था। लकी ने उसकी बात सुनी तो खुद भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद उसने राजेश से पूछा, वैसे एक चीज बताओ, तुम्हारे मैनेजर के हिसाब से तो तुम्हें मुझे लिफलेट नहीं देना चाहिए था, तो फिर तुमने मुझे आकर ये लिफलेट क्यों दिया? सर, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ऊपर ऊपर ही देखकर आदमी को जज नहीं करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आप इस विला को खरीद सकते हैं, और उससे भी ज्यादा मुझे ये लगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं आपको ये देने आ गया सर, राजेश ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हो गया। वो उससे और भी कुछ सुनना चाहता था। वो देख पा रहा था कि राजेश को बहुत कुछ कहना था, इसलिए लकी ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया। राजेश एक पल के लिए हिचकिचाया और उसके बाद उसने कहा, सर, भले ही आपने बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं, आपके जूते भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज नोटिस की, आपके कपड़ों पर कोई धूल नहीं है, कोई दाग नहीं है, आपके जूते भी बहुत साफ हैं और बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। लकी ने जैसे उसके मुंह से ये सुना तो उसे हंसी आ गई। इतनी चीजों पर तो खुद उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया जितनी चीजों पर राजेश ध्यान दे रहा था। ये सब तो राधिका का कमाल था, लेकिन लकी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी ने उसके अंदर इतना कुछ देख लिया था। सर, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए आया था, अपनी तरफ से भी और अपने मैनेजर की तरफ से भी, राजेश ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, लकी ने उसकी बातों में अब और ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वैसे भी उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई काम था नहीं, ऐसे में उसे राजेश की बातें सुनना ज्यादा ठीक लग रहा था। सर, कोई भी काम करो, लेकिन उस काम के बारे में ना कैसी बात हो रही है उससे बहुत फर्क पड़ता है। आदमी चाहे बिजनेस करे या नौकरी, बड़ी बात यह हो जाती है कि उसके बारे में बात कैसी हो रही है। भले ही आप मेरा विला नहीं खरीदना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी नजर में कोई ऐसा हो जो उसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। अगर मैं पहली बार ही आपसे गलत बात कर दूं तो आप भी मार्केट में मेरे बारे में पॉजिटिव बात थोड़ी करेंगे, राजेश ने कहा और मुस्कुरा दिया। लकी को ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को बात करने का काफी शौक था, इसलिए वो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। लेकिन जब राजेश ने उसे देखा कि वो बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था तो राजेश ने कहा, सर एक बात बताओ, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कोई पागल आदमी हूँ? अरे तुम बिल्कुल पागल आदमी हो, तुम एक नंबर के पागल और जाहिली हो। मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने के पैसे नहीं देता हूँ, मकान बेचने के पैसे देता हूँ। अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। याद है ना कैसे हाथ जोड़कर तुम नौकरी मांगने आए थे? वो दिन भूलने की जरूरत नहीं है, समझो। इतने में उसके मैनेजर ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। जब राजेश काफी देर तक बाहर नहीं आया तो वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए वहां आ धमका था। उसकी आवाज सुनते ही राजेश का गला सूख गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतने में राजेश ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है इस आदमी के पीछे अपना और अपनी कंपनी का टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। यह आदमी हमारा घर नहीं खरीद सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस आदमी से बातें करने में अपना टाइम बर्बाद करोगे तो ये हमारा घर खरीद लेगा? पता नहीं ये काम धंधा भी करता है या नहीं, और तुम सोच रहे हो कि ये घर खरीद लेगा। मैनेजर ने गुस्से में लकी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना हमारे घर की कीमत क्या है? एक विला 3 करोड़ का है और सबसे बड़ा तो 12 करोड़ का। तुम्हें लगता है ये आदमी उसे अफोर्ड कर लेगा? इसलिए मेरे भाई ऐसे लोगों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करना छोड़ो और प्लीज अपने टारगेट पर ध्यान दो, मैनेजर ने फिर से उससे कहा। अब उसकी बातें सिर्फ राजेश और लकी ही नहीं बल्कि वहां बैठे और लोग और दुकान का मालिक भी सुनने लगा था। जब मैनेजर राजेश के ऊपर बरस ही रहा था कि इतने में पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। सब लोगों की नजर उस गाड़ी की तरफ चली गई। जिस किसी ने भी उस गाड़ी को देखा उसकी आंखें जैसे गाड़ी के साथ ही चिपक गई। वो बहुत महंगी गाड़ी थी। अगले ही पल उसका दरवाजा खुला और उसमें से गुरी अपना सिगार पीते हुए बाहर आया। वो कॉफी शॉप के अंदर घुसा और सीधा लकी के पास में आकर खड़ा हो गया। जब मैनेजर ने देखा तो देखता रह गया। अचानक से उसके चेहरे के भाव बदले और अब वो गुरी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। देखो, इनके जैसे लोग हैं हमारे कस्टमर, इनको टारगेट करने की कोशिश करो, ये खड़े खड़े हमारा पूरा 1 महीने का टारगेट पूरा कर देंगे, मैनेजर ने दबी जुबान में राजेश की तरफ देखते हुए कहा। उसके हिसाब से गुरी लकी से बहुत बड़ा था। मैनेजर राजेश को हल्का सा धक्का दे रहा था और वो सीधा गुरी के साथ। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप सुन रहे हैं इंस्टा मिलेनियर। तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।